स्वागत है। तो ये क्लास 12 की वीडियो है और केमिस्ट्री का ये जो चैप्टर चल रहा था रासायनिक बलगति केमिकल काइनेटिक्स, इसका ये 6 पार्ट है, पार्ट नंबर 6। तो इसमें हम रासायनिक बलगति में कल बात कर रहे थे कि अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक, और आज हम बात करेंगे वेग स्थिरांक की। किसकी बात करेंगे? वेग स्थिरांक, वेग व्यंजक की बात करेंगे। ठीक, किसकी बात करेंगे? वेग ऐसे नियम, ठीक, वेग व्यंजक तथा वेग स्थिरांक की बात करेंगे। समझे? तो वेग नियम, ठीक, वेग व्यंजक, वेग व्यंजक और वेग स्थिरांक, ये इसको बोल सकते हैं वेग स्थिरांक। तो इसकी हम बात करते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, वेग नियम क्या है, वेग व्यंजक क्या है तथा वेग स्थिरांक क्या है? जो किसी भी अभिक्रिया का वेग होता है, क्या हमने बताया? किसी भी अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारक पदार्थ के मोलर सांद्रण, क्या हमने बताया? अभिकारक पदार्थ के मोलर सांद्रण के क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती। तो कहेंगे सिंपल सी बात है भैया, ऐसे क्या कि किसी अभिक्रिया का वेग, किसी भी अभिक्रिया का वेग, ठीक, अभिक्रिया का वेग, किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारक पदार्थ के मोलर सांद्रण, क्या हमने बताया? अभिकारक पदार्थ के मोलर सांद्रण, मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती। तो ये देख रहे हैं समानुपात का निशान। तुमने बताया किसी भी अभिक्रिया का वेग जो होता है वो अभिकारक पदार्थ के मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। तो समझे कैसे? माना एक सामान्य अभिक्रिया है, माना एक सामान्य अभिक्रिया, अभिक्रिया इस प्रकार है। क्या है? अभिक्रिया है आपकी X A Y B उत्पाद। अब ये दी गई अभिक्रिया है, ए और बी अभिकारक है और क्या बन रहा है? उत्पाद बना रहा है। क्या बना रहा है? उत्पाद। तो सिंपल सी बात हमने बताई कि अभिक्रिया का वेग जो होता है वो अभिकारक पदार्थ के मोलर सांद्रण के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो इस अभिक्रिया के लिए हम क्या निकालेंगे? अभिक्रिया का वेग ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करते हैं? देखो समझिए, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग समानुपाती अभिकारक पदार्थ कौन सा है? ए और बी। तो ये हो गया ए, ठीक, जो आगे लिखा होता है उसको पावर में ले जाते हैं, ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर 5। इनके मोलर सांद्रण के क्या हो गया? समानुपाती हो गया। अब यहां से क्या करेंगे हम? अभिक्रिया का वेग, क्रिया का वेग, ठीक, समानुपात हटाकर नियतांक लगाएंगे के, क्या हो जाएगा? ए का मोलर सांद्रण पावर एक्स, बी का मोलर सांद्रण, ठीक। अब जहां के हमारा क्या है? एक वेग स्थिरांक है, जहां के क्या है? एक वेग स्थिरांक है, जिसे क्रिया का क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक कहते हैं। जहां के एक वेग स्थिरांक है, जहाँ के एक नियतांक है, कह सकते हैं, जिसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं, जिससे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं।
तो हमने क्या बताया कि अब क्रिया का वेग होता क्या है, वेग नियम क्या है, वेग स्थिरांक क्या होता है। तो हमने बताया किसी भी जो रासायनिक अपक्रिया है, कोई भी अपक्रिया है, तो अपक्रिया का वेग जो होता है वो अभिकारक पदार्थ के मोलर सांद्रण के क्या होता है, समानुपाती होता है। किसी भी रासायनिक क्रिया का वेग जो होता है वो अभिकारक पदार्थ की क्या होता है, मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। अब देखो यहाँ से जो समीकरण 1 है, क्या है ये, समीकरण नंबर 1, इसी को हम बोलते हैं, समीकरण नंबर 1 को हम बोलते हैं अपक्रिया का वेग। क्या बोलते हैं, जिसे हम अपक्रिया का वेग स्थिरांक ऐसे या फिर अपक्रिया का वेग ऐसे कहलाता है। क्या कहलाता है, अपक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है या अपक्रिया का वेग कहलाता है। हमने बता भी दिया है, लिख भी दिया है, ठीक, जिसे अपक्रिया का क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। तो किसी भी अपक्रिया का क्या वेग होता है, किसी भी अपक्रिया का वेग अभिकारक पदार्थ के मूलर सांद्रण के ठीक क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। इसी को हम ऐसे बोलते हैं वेग स्थिरांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक। तो स्थिर ताप पर यदि अभिक्रिया का में अभिकारक पदार्थ की सांद्रता, क्या हमने बताया, स्थिर ताप पर किसी भी अपक्रिया में, समझे, स्थिर ताप पर किसी भी अपक्रिया में स्थिर ताप पर किसी अपक्रिया में अभिकारक पदार्थ की मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता को 1 कर दें, 1 कर दें, ठीक। अगर हम स्थिर ताप पर किसी भी अपक्रिया में अभिकारक पदार्थ की मोलर सांद्रता को क्या कर दें, 1 कर दें, क्या होगा, तो अपक्रिया का जो, तो अपक्रिया का वेग, अपक्रिया का वेग ही उसका वेग स्थिरांक होगा। क्या होगा, उसका वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक होगा। तो बात समझ में आई। हमने बताया स्थिर ताप पर यदि किसी भी अपक्रिया का वैसे अपक्रिया में अभिकारक पदार्थ की सांद्रता को क्या कर दे, 1 कर दे, तो उसका वेग ही क्या कहलाएगा, वेग स्थिरांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेग स्थिरांक कहलाएगा, ठीक। यह समझे, a की पावर जो x है बराबर d की पावर y है, इसका मान अगर हम 1 कर दें तो यहाँ से जो k होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वेग स्थिरांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेग स्थिरांक। तो बात समझ में आ गई होगी वेग स्थिरांक की, ठीक। तो वेग स्थिरांक, ये जो व्यंजक प्राप्त होता है इसी को हम बोलते हैं वेग व्यंजक। क्या बोलते हैं, वेग व्यंजक बोलते हैं। तो किसी अपक्रिया का वेग जो होता है वो अभिकारक पदार्थ के मोलर सांद्रण के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। यदि स्थिर ताप पर किसी भी अपक्रिया का में अभिकारक पदार्थ की मोलर सांद्रता को क्या करते हैं, 1 कर दें, तो देख रहे हैं कि अपक्रिया का जो वेग होगा वही क्या कहलाएगा, यहाँ से अपक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाएगा, के कहलाएगा। क्या कहलाएगा, के कहलाएगा। तो बात समझ में आ गई। आप समझे, ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अपक्रिया की आणविकता की बात करते हैं, अपक्रिया की आणविकता की बात। आणविकता, अपक्रिया की आणविकता। सारे बच्चों 1 मिनट देख लें, सही आणविकता लिखा है, हाँ सही लिखा है। देखो, तो अपक्रिया की आणविकता क्या होती है,
किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले, क्या हमने बताया, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या जिनके संदर्भ में क्या होता है, अपक्रिया का वेग प्रभावित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अपक्रिया की आणविकता। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या कह सकते हैं जो संतुलित रासायनिक समीकरण को क्या करती है, प्रकट करती है। इसी को हम क्या कहते हैं, अपक्रिया का आणविकता कहते हैं। तुमने क्या बताया, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जो संतुलित अपक्रिया को क्या करती है, प्रकट करती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अपक्रिया की आणविकता। तो इसकी दूसरी थ्योरी क्या बोल सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनके संदर्भ पर अपक्रिया का वेग प्रभावित होता है, इसी को हम बोलते हैं अपक्रिया की आणविकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपक्रिया की आणविकता। तो अपक्रिया की आणविकता क्या होती है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में, क्या हमने बताया, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में है अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जो संतुलित रासायनिक अपक्रिया को क्या करती है, प्रकट करती है। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में, रासायनिक अपक्रिया में, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में थोड़ी हिंदी कहीं पर गलत हो जाए तो बता दूं, इसके लिए माफ करना। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या जो संतुलित अपक्रिया को प्रकट करती है, जो संतुलित अपक्रिया को क्या करती है, प्रकट करती है, क्रिया को प्रकट करती है, प्रकट करती है, क्या कहलाती है, अपक्रिया की आणविकता कहलाती है। तुमने बताया किसी भी रासायनिक क्रिया में अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जो संतुलित अपक्रिया को प्रकट करती है, क्या कहलाती है, अपक्रिया की आणविकता कहलाती है। अब बताते हैं हम आपको, अपक्रिया की आणविकता जो होती है वो शून्य, क्या, शून्य और ऋणात्मक, यहाँ से जो अपक्रिया की आणविकता जो होती है शून्य या ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है, शून्य ना तो होगी, ना तो क्या होगी, ऋणात्मक होगी अपक्रिया की आणविकता। और अपक्रिया की आणविकता क्या होगी, 3 से अधिक क्या होती है, 3 से अधिक क्या हो सकती है, भी नहीं हो सकती है अपक्रिया की आणविकता। तुमने बताया कि अपक्रिया की आणविकता क्या नहीं हो सकती, शून्य भी नहीं हो सकती है, ना तो ऋणात्मक हो सकती है, और अपक्रिया की आणविकता को जो है वो 3 से अधिक भी नहीं हो सकती है। तो अपक्रिया की आणविकता के बारे में समझ गए। और अपक्रिया की आणविकता ठीक क्या होता है, हमने ये पॉइंट याद रखना, शून्य, ऋणात्मक व 3 से अधिक नहीं हो सकती है। अब अपक्रिया की आणविकता के आधार पर अपक्रियाओं के प्रकार, देखो आणविकता के आधार पर अपक्रियाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है समझे, एक तो होता है एकाणुक अपक्रिया, एकाणुक अपक्रिया, एकाणुक अपक्रिया। देखो एकाणुक अपक्रिया क्या होती है, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक अणु भाग लेता है, कितना, एक अभिकारक अणु भाग लेता है, क्या कहलाती है, एकाणुक अपक्रिया। जैसे PCl5 सिंगल, क्या करेगा, PCl3 + Cl2, तो ये कौन सी अपक्रिया कहलाती है, एक अपकारक अणु है, तो ये कौन सी अपक्रिया हुई, एकाणुक अपक्रिया। तो हमने बताया कि वे अपक्रियाएं जिसमें क्या होता है, एक अपकारक अणु भाग लेता है, कौन सी अपक्रिया कहलाती है, एकाणुक अपक्रिया कहलाती है। नंबर 2 द्विअणुक अपक्रियाएं, कौन कौन सी, द्विअणुक अपक्रियाएं। अब द्विअणुक अपक्रियाएं क्या होती है, देखो समझो, द्विअणुक अपक्रियाएं, द्विअणुक अपक्रियाएं वे अपक्रिया होती है जिसमें 2 अभिकारक अणु भाग लेते हैं। कौन, 2 अभिकारक अणु समझे, जैसे मान लो CH3COO, इसका नाम क्या है, एथिल एस्टेट, क्या है, एथिल एस्टेट, ये एस्टेट हो गया, ये एथिल है C2H5, इसका नाम है एथिल एस्टेट।
एसिटेट। अब ये क्रिया करेगा, मान लो NaOH के साथ कराना है, किसके साथ? NaOH के साथ। तो क्या बनेगा? CH3COO